सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। ये नया भारत है। व्यंग करना अपराध हो गया है, जुर्म हो गया है। गले में पटका डाले कई तरह की फ़ौज तैयार हो चुकी हैं। किसी ने उस फ़ौज के कमांडर पर ज़रा भी तंज़ किया तो फ़ौज आपका स्टूडियो, आपका घर तहस नहस कर सकती है। लिखने बोलने से पहले 100 बार सोचें। संभव हो तो जो लिखा है, जो बोलने जा रहे हैं, उसे अपने वकील को दिखा लें। मालूम कर लें कि इससे किसी की भावनाएँ तो आहत नहीं हो जाएंगी। इन फौजों को कुछ भी लिखने बोलने की आज़ादी है, कहीं भी तोड़फोड़ करने की आज़ादी है। ये कानून और संविधान से ऊपर उठ चुके हैं। इनके कमांडरों के हाथों में सत्ता की चाबुक है। ये चाबुक विरोधियों की पीठ पर कभी भी पड़ सकता है। जुल्म ज़्यादती करने का लाइसेंस इनके पास है। इनका कहना है कि ये लाइसेंस हमें जनता ने दिया है। आनंद लीजिए, कॉमेडी का नहीं, नए भारत का आनंद लीजिए। सरकार को चाहिए कि अब एक ऐसा लेखन मंत्रालय खोल दे जो ये तय करे कि कौन क्या लिखेगा, क्या बोलेगा। वैसे भी गोदी मीडिया भी तो सरकार के कहने पर ही चल रहा है। सुना है किन्हीं जोशी के आदेश पर ही गोदी मीडिया तय करता है कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, किस खबर को कितना हाइप दिया जाएगा, किस खबर को बर्फ़ की सिल्लियों के नीचे दबा दिया जाएगा। कुणाल कामरा का नाम सुना था मैंने, कभी उनके शो का वीडियो नहीं देखा। पता नहीं क्यों स्टैंड अप कॉमेडी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। इसकी बड़ी वजह इसमें फुहड़ता और अश्लीलता का तड़का होता है। आज मैंने पहली बार कुणाल कामरा का वीडियो एकनाथ शिंदे के समर्थकों के सौजन्य से देखा। वे लोग जो हज़रत मोहम्मद साहब पर बने कार्टून को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते हैं, वे अपने नेता पर शालीन तंज भी बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्हीं लोगों की वजह से औरंगज़ेब के वे पहलू भी सामने आए जिनसे लोग अनजान थे अब तक। कुणाल कामरा को इतनी पब्लिसिटी दे दी जो करोड़ों रुपए खर्च कर भी नहीं मिलती। कुणाल को इनका धन्यवाद तो देना ही चाहिए। धन्यवाद शिंदे समर्थकों का, जिनकी वजह से मुझ जैसे लोग पहली बार उनका शो देख पाए। इनसे कुणाल कामरा बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले इन्हें खूब बर्दाश्त किया जाता था। इसलिए बर्दाश्त किया जाता था क्योंकि तब भी वे सत्ता से सवाल करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन अब सत्ता अपनी है तो बर्दाश्त नहीं होता। जिन लोगों को अपने नेता पर तंज बर्दाश्त नहीं हुआ, वे लोग किसी किसान की आत्महत्या को दिल पर नहीं लेते। कोई बच्ची अपने टूटते हुए घर से अपनी किताबें लेकर भागी, यह भी इन लोगों को द्रवित नहीं करता। नेता पर तंज हो गया तो दिल पर ले गए। इतना दिल पर ले लिया कि वो स्टूडियो ही तहस नहस कर दिया जिसमें वीडियो शूट किया गया था। कुणाल कामरा और हिंदुत्ववादियों के बीच पहली बार भिड़ंत नहीं हुई है। 11 सितंबर 2022 को गुड़गांव में विश्व हिंदू परिषद की धमकियों के कारण अपने कॉमेडी शो के रद्द होने के बाद कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को एक खुला खत लिखा था। इस खत में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को चुनौती देते हुए लिखा था, मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो कोई टेस्ट नहीं देना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ। मैं ज़ोर से और गर्व से जय श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण कहता हूँ। अब अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गौर से मुर्दाबाद लिखकर भेजो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू विरोधी और आतंक समर्थक हो। उन्होंने आगे लिखा था, कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? अगर मानते हो तो आगे भी मेरे शो रद्द करवाते रहना। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी रहेगी कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा हिंदू होने का टेस्ट जीत चुका हूँ। सवाल किया जा रहा था कि औरंगज़ेब के बाद कौन? औरंगज़ेब के बाद कुणाल कामरा आ गए हैं। अब गोदी मीडिया रात दिन इसे चलाएगा। कुणाल पर FIR हो गई है। FIR तो उन पर भी हो गई है जिन्होंने कुणाल का स्टूडियो तहस नहस किया जिसमें वीडियो शूट किया गया था। लेकिन शायद उन्हें अदालत से आसानी से ज़मानत मिल जाएगी, जैसे नागपुर मामले में बजरंग दल के लोगों को मिल गई। शिंदे समर्थक टहलते हुए अदालत जाएंगे और ज़मानत लेकर टहलते हुए वापस आ जाएंगे। हो सकता है कुणाल पर गंभीर धाराएं लगाकर लंबे वक्त तक के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाए, जैसे नागपुर में मामले में किया गया है। फ़हीम नाम के आदमी को दंगे का मास्टरमाइंड बताकर जेल भेज दिया गया और उसके घर पर अब बुलडोज़र भी चला दिया गया। जब तक फ़हीम दंगाभियुक्त थे, उनका घर नियम कानून के तहत बना हुआ था। अब अवैध घोषित कर दिया गया और ढहा दिया गया। बेचारा सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र चलाने पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट नागपुर प्रशासन से ये पूछेगा कि नहीं, फ़हीम के घर पर बुलडोज़र क्यों चला दिया गया। ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी, शाह और योगी का भारत है। अगर इस भारत में R.K. लक्ष्मण जैसे कार्टून बनाने वाले थे, जैसे वे बनाते थे, उन पर
अब तक के एफआईआर हो चुकी होती अगर वो आज के ज़माने में होते। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर आर के लक्ष्मण के यू सेड इट यानी आपने कहा कैप्शन वाले पॉकेट कार्टून का सुहाना सफ़र 20वीं सदी के 50 के दशक में शुरू हुआ था। ये सिलसिला पूरे 6 दशक तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कोई छोड़ दें तो उन्होंने देश के सारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक का ज़माना देखा और उस दौर को बड़ी जिम्मेदारी से अपने कार्टूनों में चित्रित किया। राजनेता भी उनके व्यंग और कटाक्ष का कभी बुरा नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके प्रशंसक थे। देश में इमरजेंसी का दौर आया तो प्रेस पर कई तरह की सेंसरशिप लाद दी गई। वह इस संबंध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने श्रीमती गांधी को आगाह किया कि वे गलत कर रही हैं। देश में लक्ष्मण ही एक अदद ऐसे कार्टून्स थे जिनके कार्टून इमरजेंसी के दौरान भी लगातार प्रकाशित होते रहे। उनके कार्टूनों पर पाबंदी लगाने की हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। आज के नए भारत में ये संभव नहीं है। किसी कॉमेडियन पर पहली बार कार्रवाई नहीं की गई है। कुणाल कामरा को ही इसलिए कई एयरलाइंस ने बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने साल 2020 में एक फ़्लाइट में पूछता है भारत कहने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी से कुछ सवाल कर लिए थे। इस पर विवाद हो गया था और कुछ एयरलाइंस ने उन्हें बैन कर दिया था। कॉमेडियन समरेना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया भी हाल ही में इंडिया गोट लेटेंट में माता पिता पर एक अश्लील कमेंट करने की वजह से विवादों में घिर गए थे। मामला काफ़ी उछला और उन्हें अपने यूट्यूब के शो के सारे एपिसोड भी हटाने पड़ गए थे। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर 2021 में इंदौर में उनके एक शो के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग चुका है। इस मामले में वे 37 दिन तक जेल भी गए। कॉमेडियन तन्मय भट्ट 2016 में एक स्नैपचैट वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की नकल फिल्टर की मदद से उतारने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा होने के बाद तन्मय भट्ट को माफ़ी मांगनी पड़ी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा पर 2016 में सरकारी कर्मचारियों पर सेक्सिस्ट कमेंट करने का आरोप लगा था। इस विवाद के चलते उनके दोस्त और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के बीच पब्लिक प्लेस पर लड़ाई भी हुई थी। कुणाल कामरा को विपक्षी दलों का साथ मिला है, उनका ही मिलना भी था। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कामरा के खिलाफ शिवसेना के विरोध प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया। सपा सांसद जया बच्चन ने कुणाल कामरा विवाद पर कहा, बोलने की आज़ादी कहाँ है, कार्रवाई की आज़ादी तभी है जब हंगामा हो। उन्होंने आगे कहा, आप यानी एकनाथ शिंदे अपनी असली पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में आ गए। क्या यह बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं है? कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर के मारे महाराष्ट्र छोड़ रहे हैं, उद्योग यहाँ से जा रहे हैं। सरकार कहती है कि राज्य में शांति होनी चाहिए, लेकिन वे इस तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं। यूबीटी शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जहाँ तक कुणाल कामरा ने जो किया, मुझे लगता है कि उनके द्वारा कहा गया हर शब्द हर वाक्य सही है। विपक्ष में सभी लोग उन पर यही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये बात कविता के रूप में कही। अगर हम कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है और हम इस पर विश्वास करते हैं तो हमें ये सब स्वीकार करना चाहिए। यूबीटी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वे एक ऐसे मजाक पर धमकी दे रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया गया। उनकी तोड़फोड़ से पता चलता है कि इससे उन्हें ठेस पहुंची है और जो वे मजाक के ज़रिए कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इसीलिए उन्होंने इस तरह का हमला किया है। उन्होंने नागपुर में इस तरह की आग लगाई, वे अब मुंबई में भी ऐसा कर रहे हैं। कामरा के शो के बाद उठे विवाद के बाद हैवी बेट स्टूडियो ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि हम स्टूडियो को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रहे हैं। कलाकार अपने द्वारा व्यक्त विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। उन्होंने जो कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत की उसमें हमें कभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें ही इन सब के लिए क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हम कलाकार के प्रतिनिधि हैं और इसी कारण हमारी जवाबदेही बनती है। हैवी बेट स्टूडियो ने एक बयान में कहा, जब तक हम स्वयं को और अपनी संपत्ति को जोखिम में डाले बिना अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका नहीं खोज लेते, हम स्टूडियो को बंद कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। कम से कम अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। व्यंग, शायरी
और कविता के माध्यम से सत्ताधीशों पर हमेशा से ही कटाक्ष किए जाते रहे हैं, तंज किया जाता रहा है। सब ने इसको बर्दाश्त किया है, लेकिन 2014 के बाद बर्दाश्त करने में कमी आई है, सहनशीलता कम हुई है। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं सोचती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है ज़िंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।